नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीईटी और बीएचटीसी 2022 की क्लासेस चल रही थी। पिछली क्लास के अंदर हमने हिंदी के 15 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करेंगे। दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे समझ समझ कर करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे स्वर लघु स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, लघु स्वरों की बात करें तो ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये चारों लघु स्वर होते हैं। जबकि दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी दीर्घ स्वरों में आते हैं। दोस्तों, लघु स्वरों को ह्रस्व स्वर तथा मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जबकि दीर्घ स्वरों को संधि स्वर तथा द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दो। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ है, ये किस प्रकार के स्वर है। दोस्तों, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। दोस्तों, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है वे स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। इनके अंदर छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ आती है, यानी 5 स्वर आते हैं। दूसरा होता है मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है वे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। इसके अंदर सिर्फ ए ही आता है। उसके बाद में तीसरा है पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग क्रियाशील रहता है वे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, इनके अंदर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ है, ये सभी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा स, पश्च स्वर। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी है। दोस्तों, क वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ से उच्चारित होती है। च वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो तालु से उच्चारित होती है। ट वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो मूर्धा से उच्चारित होती है, और त वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो दंत से उच्चारित होती है। दोस्तों, ऊपर वाले दांतों के पीछे जो लाइनदार स्थान होता है उसे मूर्धा कहते हैं, और यहाँ से ही ट वर्ग की ध्वनियाँ उच्चारित होती है। और मूर्धा के पीछे जो चिकना भाग होता है ऊपर की साइड वो तालु कहलाता है, और यहाँ से च वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो उच्चारित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ से उच्चारित होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, क वर्ग। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, यदि नीचे के होठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। दोस्तों, आप वह और वह दोनों को बोलकर देखिए। दोस्तों, वह और वह दोनों के उच्चारण में ही नीचे वाले होठ काम में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स, वह और वह दोनों। क्योंकि दोस्तों, यदि नीचे के होठ को काट दिया जाएगा तो दोनों ही वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी, क्योंकि दोनों ही वर्णों के उच्चारण के अंदर नीचे वाले होठ काम में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है,
यदि ऊपर के होठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? दोस्तों आप एक बार फिर से ब और वह दोनों को बोलकर देखिए। दोस्तों ब के उच्चारण के अंदर ऊपर वाले और नीचे वाले होठ दोनों आपस में मिलते हैं, जबकि व के उच्चारण के अंदर ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ आपस में मिलते हैं। तो व के उच्चारण के अंदर ऊपर वाले होठों का कोई काम ही नहीं होता है, जबकि ब के उच्चारण के अंदर ऊपर वाले होठ काम में आते हैं। तो यदि ऊपर वाले होठों को काट दिया जाएगा तो ब के उच्चारण में असुविधा होगी। तो आंसर हो जाएगा ब। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों वर्गों के शुरू के जो 4 वर्ण होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार 4 वर्ग के 4 वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो कुल 16 जो वर्ण हो गए वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 16 वर्ण। उसके बाद में दोस्तों हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजन ध्वनियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर और एक होता है प्रयत्न के आधार पर। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 11 भागों में बांटा जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अभ्यंतन प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। दोस्तों अभ्यंतन प्रयत्न को आगे 8 भागों में बांटा जाता है। बाह्य प्रयत्न को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राणवायु या फिर श्वास के आधार पर और एक होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और इन दोनों को भी आगे 2-2 भागों में बांटा जाता है। प्राणवायु और श्वास के आधार पर जो होता है बाह्य प्रयत्न का भाग, उसे आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। और इसके अलावा स्वर तंत्रियों में जो कंपन के आधार पर बाह्य प्रयत्न का भाग होता है, उसे भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अघोष और एक होता है घोष। दोस्तों अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, इसके अलावा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो कुल अल्प प्राण की जो संख्या हो गई वो 30 हो गई। इसके अलावा महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीनों स और है होता है, वो भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो कुल महाप्राण के जो वर्णों की संख्या हो गई वो हो गई 14। दोस्तों अब हम अघोष और घोष वर्णों की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स होते हैं, ये अघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो अघोष वर्णों की संख्या हो जाएगी 13। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है, वो और य, र, ल, व और है होता है, और सभी स्वर होते हैं, ये सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो सघोष या फिर घोष वर्णों की कुल संख्या हो जाएगी 31। तो दोस्तों आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्छिप्त वर्ण कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि ड और ढ के नीचे बिंदी होती है तो उन्हें अड और अड बोला जाता है। तो इन अड और अड को ही उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब, अड और अड। चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन, ताड़न जात द्विगुण द्विपृष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों अड और अड को ही ताड़न जात द्विगुण द्विपृष्ठ वर्ण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा
ए, अड और अड। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों रे को लुंठित वर्ण कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बै, रे। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालु से उच्चारित होने वाली व्यंजन ध्वनियां कौन सी है? दोस्तों च वर्ग की जो ध्वनियां होती है वो तालु से उच्चारित होती है। क वर्ग की जो ध्वनियां होती है वो कंठ से उच्चारित होती है। ट वर्ग की जो ध्वनियां होती है वो मूर्धा से उच्चारित होती है, तथा त वर्ग की जो ध्वनियां होती है वो दंत या फिर दांत से उच्चारित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बै, च वर्ग की ध्वनियां। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के हमने 8 भेद किए थे। उन 8 भेदों में से एक भेद स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। च, छ, ज और झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन वर्ण कौन सा है? दोस्तों प्रकंपित व्यंजन वर्ण है, ये भी अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का एक भाग है। रे को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बै, रे। चलते हैं आगे। 28वां क्वेश्चन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? दोस्तों लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ये भी अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का एक प्रकार है। आंसर हो जाएगा स, ल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।